हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जीएस पेपर 3 की यूनिट नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। इसके पहले 3 यूनिट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है और एक यूनिट नंबर 15 जिसे आपदा प्रबंधन कहते हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोग बहुत अच्छे वे में हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ध्यान रखिएगा, यह यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ही लेती है। तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत अच्छे से इस यूनिट को कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा कि जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसे एज इट इज़ आपको नोट्स बनाने हैं, चीज़ों को वैसे ही पढ़ते जाना है, जिससे क्या होगा आपका जो यूनिट वाइज कोर्स है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। करना क्या होगा, बस एक चीज़, थोड़ा सा करंट अफेयर के पुट शामिल करना होगा। वो कोशिश है मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर जितना अभी तक का है वो शामिल कर लूँ। ठीक है। एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये है कि एक एसए का कोर्स ला रहा हूँ निबंध का 20 जनवरी से। आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसको मैं जितने भी हिंदी मीडियम छात्र हैं जो देखते हैं उनको मैं कहूँगा वो ज़रूर ज्वाइन करें। विश्वास करिए उसमें 100 टॉपिक मतलब 100 पेज का नोट्स दूंगा जिसमें 20 टॉपिक कवर होंगे। 10 लाइव सेशन होंगे हमारे जो 1-1.5 घंटे का होगा। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे एसए को लिखना है, शुरुआत कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, पैराग्राफ को जोड़ के कैसे रखना है, यूपीएससी के जो ट्रेंड चल रहे हैं फिलोसफिकल इससे उसको कैसे कंप्लीट करना है, वो सब विश्वास करिए उसी 100 पेज की नोट्स में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एक बहुत ही छोटी सी फीस है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे आप एडमिशन के लिए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है। जैसे कुछ आपको बताऊँ जो 20 टॉपिक में है, जैसे कौन कौन से टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे 2-3 टॉपिक का मैं नाम लूँ तो इससे आपको लगेगा कि यार चीज़ें हैं बेहतर। जैसे नंबर 1 है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था और ज़िंदगी। ठीक है। अगली बात करेंगे सार्वभौमिक मूल्यों का अनुप्रयोग। ठीक है। तो ये क्या है सार्वभौमिक मूल्यों का अनुप्रयोग? जब तक ये आप अच्छे से नहीं जानते हैं तब तक एसए को ना बहुत बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगली बात है साहस, भाग और परिश्रम, है ना। आता है ना, देखो ऐसे ही तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो वो चीज़ कंप्लीट करेंगे। अगला है प्रेम, वंचितता और परोपकारिता। ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति और कल्पना, अवसर, उम्मीद और संतुष्टि। ये सब पॉइंट हैं, टॉपिक्स हैं जो हमें इससे में कंप्लीट करना है। ठीक है। तब जाके ना एक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कंप्लीट होती हैं। विश्वास करिए बहुत सारी बुक्स पढ़ा हूँ तब जाके ये कंटेंट बना है। आप सबको इनवाइट करता हूँ, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप व्हाट्सअप कीजिए मुझे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 3 यूनिट नंबर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझेंगे कि इसका पूरा सिलेबस क्या है। जैसे सिलेबस को कुछ मिला के 5 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 5। लेकिन एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद उन 5 बातों को तोड़ के देखेंगे क्या है। जैसे पहला है मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का क्या पैटर्न है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली क्या है, कृषि उत्पादन का भंडारण, भाई सीधी सी बात है, जो भी हम लोग कृषि में उत्पादन कर रहे हैं उसका भंडारण कैसे होगा, परिवहन तथा विपणन, विपणन माने होता है मार्केटिंग। ठीक है। संबंधित विषय और क्या बाधाएं हैं, भंडारण से संबंधित, और परिवहन से संबंधित और विपणन से संबंधित। ध्यान रखना 3 बातें हैं यहाँ पे, भंडारण, परिवहन और विपणन। ठीक है। अगला है किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड आ गया, जैसे जो बीमा योजना आ रही है, या ई प्रौद्योगिकी कैसे काम कर रही है कि उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैसे सहायता दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये पढ़ना है। अगर 5 बातें देखें तो क्या क्या है। नंबर 1 भैया मुख्य फसल और पैटर्न। देखिए यूपीएससी ना कुल मिला के गिनती चिंती फसलों की बात करती है। जैसे कपास हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया। इन्हीं सब पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करती है और इसी को हमें अच्छे से कवर करना है। ठीक है। और उनका पैटर्न जानना है कि पूरे देश में क्या पैटर्न होता है। वो हमारे 3 है, रबी, खरीफ और जायद, इन्हीं पे बात करेंगे। ठीक है। अगली बात हम लोग ये करेंगे कि कृषि के क्या हालात हैं अपने देश में, क्योंकि जब तक कृषि अच्छे से नहीं पता चलेगी तब तक मुख्य फसल के बारे में उसको जोड़ नहीं पाएंगे, उसके पैटर्न को नहीं जोड़ पाएंगे। इसीलिए भारत की आज़ादी के बाद कृषि का क्या मतलब है वो समझना है। अगली बात करें अब कृषि कर रहे हैं भाई तो सिंचाई करेंगे ना। सिंचाई के लिए अलग अलग प्रणालियाँ आ रही हैं, बहुत सारे सिस्टम नए नए डेवलप किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। अगली बात करें तो लिखा है कृषि भंडारण और मार्केटिंग। इसकी समस्या और इसके उपचार पे देखेंगे कि भैया भंडारण से कोई समस्या है, मार्केटिंग से समस्या है, तो वो देखेंगे।
परिवहन से संबंधित भारत में क्या चुनौतियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे आसानी से पहुंच रही हैं कृषि की, वो समझना ज़रूरी है। और लास्ट में हमारा जाता है ई प्रौद्योगिकी। दोनों के लिए पढ़ेंगे, कृषि के लिए और किसान के लिए, दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, हमने सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन सिलेबस में यूपीएससी कितने डीप तक जाता है, कौन से पॉइंट पे वो ज़्यादा फोकस करता है, कौन से पॉइंट पे वो कम फोकस करता है, ये कैसे पता चलेगा। अब मान लीजिए फसल पे पता चला पिछले 5 साल में एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन सिंचाई पे 3 सवाल आ गए, मार्केटिंग पे 3 सवाल आ गए, तब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको लेके कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिटेल में जाना यहाँ जरूरी है। ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाओगे, कुछ नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे अच्छे से। वी हैव टू गो इन डीप। ध्यान रखना, डीप में जाना ही पड़ेगा इस टॉपिक पे। ऊपर ऊपर से ना पढ़िएगा, किसी भी कोई भी पढ़ाया हो तो नहीं पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, डीप में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। आगे लिखा है परिवहन से संबंधित क्या चुनौती है, ये सब चीज़ें। अब हम लोग क्या देखेंगे, PYQ, और PYQ से ये डिसाइड करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, PYQ देखते हैं उनको बुखार चढ़ जाता है, वो नहीं करते। भैया मत करना। तो यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो यार, जब वो जो क्वेश्चन पूछ रही है वही आपको मज़ा नहीं आ रहा उसको देखने में, तब क्या मतलब है। तो अगर आप ये क्लास देख रहे हैं और ये आप सोच रहे हैं कि PYQ क्या है, सीधा सिलेबस पढ़ाया जाए, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, सबसे पहले PYQs ध्यान रखिएगा, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से मेंस में वो आपका सिलेबस डिसाइड करेगी और उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है, नहीं तो बहुत कुछ है संसार में पढ़ने को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2016, क्योंकि 2016 से ही ले रहे हैं हम लोग और 2022 तक। ठीक है, देखिए, जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं, मतलब जो जल है उसका उपयोग एकदम दक्षता से कैसे किया जाए, एकदम बेहतरीन तरीके से कैसे किया जाए, इससे आप क्या समझते हैं। जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब वाटर वेस्टेज ना हो, बस यही इंपॉर्टेंट था। बहुत इजी सा सवाल, 200 शब्दों में यूपीएससी ने पूछा 2016 में। ठीक है, तो ये बताइए, ये क्वेश्चन इन 5 बातों में किस पे मिला, ये मिला सिंचाई पे, क्योंकि सिंचाई की ही प्रणाली है सूक्ष्म सिंचाई। ठीक है, अगली बात करें, एलिलोपैथी क्या है। ओके, ये तो जानते ही नहीं है सर, कहाँ नहीं जानेंगे, जितने टाइप की पैथी है सब जानेंगे, चिंता ना कीजिए। सिंचाई कृषि क्षेत्रों की प्रमुख फसल पद्धतियों में इसकी भूमिका क्या है। सिंचाई नहीं, सॉरी, संचित है ना, सिंचित कृषि, जो सिंचित कृषि है उसके क्षेत्रों में इसकी जो प्रमुख फसल है उसकी पद्धति क्या है और इसकी भूमिका क्या है, एलिलोपैथी की। ध्यान रखना, काफ़ी अलग लग रहा होगा, लेकिन अलग नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार इसके बारे में जानता हूँ, बस इस शब्द से को हो सकता है आप भूल गए हों। कब का है, 2017 की बात है। 17 में एक सवाल और आया। अब ये सवाल देखिए किससे अटैच हो रहा है, ये सवाल हो रहा है फसल और उसके पैटर्न से। ठीक है, अगली बात करते हैं 2017 में। फिर क्वेश्चन क्या आया है, सस्यन तंत्र। सस्यन तंत्र मतलब बहुत गंदा लिखा है यूपीएससी ने। सस्यन तंत्र मतलब होता है क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, मतलब फसल का जो तंत्र है या फसल का जो पैटर्न है उसे सस्यन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसी हिंदी से बच के रहिएगा। ठीक है, बहुत खतरनाक और बहुत क्लिष्ट हिंदी है, विश्वास करिए। ऐसे शब्दों का यूपीएससी को ध्यान देना चाहिए कि किसी से पूछोगे सस्यन क्या है तो नहीं बता पाएगा यार, सीधा क्रॉपिंग बोलो, यहाँ लिखो फसल तंत्र, ऐसा लिखना चाहिए, है ना। सॉरी, लिखा है सस्यन तंत्र में धान और गेहूं की गिरती उपज के क्या मुख्य कारण है। लगातार जो गिर रहा है, आज का जो क्रॉपिंग पैटर्न चल रहा है उसमें धान और गेहूं की जो उपज है वो क्यों गिर रही है, इसका मुख्य कारण बताइए। तंत्र में फसलों का जो उपज है उसका स्थिरीकरण में सस्य विविधीकरण मतलब क्रॉपिंग डाइवर्सिफिकेशन किस प्रकार मदद करेगा। मतलब अलग अलग हम लोग क्या करें, अलग अलग वैरायटी के भी यूज करें। ठीक है, गेहूं की अलग अलग वैरायटी, धान की अलग अलग, क्या वो क्या करेगा, स्थिरीकरण या जो उपज गिर रही है उसको स्थिर करने में मददगार साबित होगा। यही तो बताना था 250 शब्द में 2017। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन कहाँ से मिला भाई, सीधी सी बात है, फसल और उसका पैटर्न। चलिए अब बात करते हैं 2017 में एक सवाल और आया है। 4 सवाल आए थे 2017 में, हिला के रख दिया था। देखते हैं,
भारत में स्वतंत्रता के बाद किसी में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। इन क्रांतियों में भारत में गरीबी उन्मूलन तथा खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता की। 2017 150 शब्द। मुझे ये बताइए कहीं लिखा है यूपीएससी ने कि स्वतंत्रता के बाद की कृषि की स्थिति, कहीं लिखा है? सिलेबस में नहीं लिखा है ऐसा, तो क्या? तो मतलब ये हुआ भैया, सिलेबस देखने से मतलब पीवाईक्यू देखने से यही पता चलता है कि सिलेबस क्या है। अब यहाँ पे हमें ना भारत की स्वतंत्रता के बाद कृषि का क्या रहा है रोल, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। कौन से 5 ईयर प्लान में कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, कौन सी क्रांतियाँ लाई गई, इन सब चीज़ों पे बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। नहीं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा तो आप कहोगे कि यार पढ़े तो सब कुछ थे लेकिन ये सवाल नहीं कर पाए। ठीक है, इसीलिए कहना ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं निकलना है, फिर से बता रहा हूँ बार बार। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था 2017 में 150 शब्द में। अगली बात है, सिक्किम भारत में प्रथम जैविक राज्य है। जैविक राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र तथा आर्थिक लाभ क्या क्या होते हैं? सॉरी, जैविक कृषि होगी यहाँ पे, है ना, जैविक कृषि। ठीक है, ये कृषि ही होगा। ठीक है तो सिक्किम प्रथम जैविक राज्य बना था। और जैविक कृषि क्या है? सीधी सी बात है, फसल उसका पैटर्न। ध्यान से देखिए, 2 साल की बात कर लिए, एक बार इस पे क्वेश्चन आया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आया, तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल कहाँ जा रहा है, कहीं डीप में जा रहा है तो कहीं एकदम ऊपर से निकल जा रहा है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2018 क्या क्वेश्चन आया? लिखा है, बागवानी फर्मों के उत्पादन, उसकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भूमिका का आकलन कीजिए। यह किसान की आय को बढ़ाने में कहाँ तक सफल हुआ है? अब ये क्या है भैया, बागवानी क्या है? ये भी तो एक फसल का पैटर्न है। क्या है? फसल का पैटर्न है। तो भैया इसका मतलब ये हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। अब देखिए ना, यूपीएससी ने सबसे पहले क्या पूछा? एलोपैथी। फिर किसके बारे में पूछा? जैव। फिर बागवानी। ये हर सेक्टर में घुस रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बागवानी को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल, मतलब जायद फसलें भी पढ़नी हैं। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। 2018 में एक सवाल और आया, गत वर्षों में कुछ विशेष फसलों पर जोर देने से सस्यन पैटर्नों, मतलब वही क्या, क्रॉपिंग पैटर्नों में किस प्रकार परिवर्तन ला दिया है? क्योंकि हमने क्या किया, कुछ विशेष फसल पर ही जोर दे रहे हैं, जैसे धान, गेहूँ, गन्ना। तो हमारे पैटर्न में क्या बदलाव आया है ये बताना है। मोटे अनाजों के उत्पादन और उपयोग पे केबल को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब जो मोटे अनाज हैं अगर उसका उत्पादन किया जाए, उसके उपयोग को हम क्या करें, उसके उपभोग को बल दें। सरकार कर रही थी, 2018 में सरकार ने कहा था कि मोटे अनाज की तरफ चलिए। ये क्या करते हैं, हमारी सेहत को बेहतर रखते हैं और इसके उत्पादन को बढ़ाना जरूरी है। ठीक है, इस वजह से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगर आपको बताऊं तो अभी जो पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है ना, उसमें देखिए एक बार अभी न्यूज आई थी, तो उसमें क्या था, मोटे अनाज के ही खाने बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या था कि पार्लियामेंट्री जिस दिन मीटिंग थी, जो चल रहा है पार्लियामेंट्री समय, उसमें तो अभी भी सरकार का है कि भैया मोटे अनाज का उपभोग बढ़ाना है। ठीक है, तो हो सकता है यूपीएससी नेक्स्ट पे या 2023 में सिर्फ क्वेश्चन पूछ ले। तैयार रहना है, ध्यान रखना। तो ये भी क्या है फिर से वही बात, पैटर्न। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। 2019 एक नई प्रणाली ले आया, एकीकृत कृषि प्रणाली। अब ये क्या है, फसल की ही तो प्रणाली है, देख रहे हैं, IFS, इंटीग्रेटेड कृषि मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग। ठीक है, किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक हुआ है? 150 शब्द में लिखना था, 2019 का बहुत ही खूबसूरत सवाल। तो ये बताइए, अगर मैं सिर्फ आपको ये बता दूं क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, छोटी छोटी बातें बढ़ा के निकल जाऊं, तो आपको लगता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? यही बात है, हर पैटर्न को डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। मुझे सिलेबस कैसे पता चलेगा? मैं बार बार यही कहता हूँ, कैसे पता चलेगा? यूपीएससी ने तो सिर्फ ये लिख दिया क्रॉपिंग पैटर्न,
लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न में वो कहाँ तक जा रहा है भाई, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। बार बार कहता हूँ उसको, बार बार पढ़िए तभी मजा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल प्रतिबलित क्षेत्रों में, प्रतिबलित मतलब जहाँ जल की कमी है। ये भाई महान होते हैं यूपीएससी वाले, सीधी बात लिखते ही नहीं है। जल प्रतिबलित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में कृषि वृद्धि करने में, है ना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजनाओं के प्रभाव को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। 2019 150 शब्द। अब जो ये 150 शब्द में आपको चीज़ें लिखनी हैं भैया, कैसे लिखोगे? है ना, जल प्रतिबलित क्षेत्र मतलब ये उत्पादन से तो संबंधित है, लेकिन यहाँ सिंचाई के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जहाँ पे जल की कमी है तो वहाँ कौन सी सिंचाई का पैटर्न बेहतर होगा, कौन सी सिंचाई प्रणाली बेहतर होगी, यही बताना है आपको। और परियोजनाओं को भी जोड़ दिया, तो यूपीएससी का काम है, इंटीग्रेशन करना काम है उसका। ठीक है, चलिए 2019 एक सवाल और आया 2019 में, क्या है? किसानों के जीवन मानकों को उन्नत करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता कर सकती है? हमने पढ़ा था ना ई प्रौद्योगिकी, तो ये जैव प्रौद्योगिकी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन है और कृषि से, दोनों से मिक्स करके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो जब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे ना, तो वहाँ जब भी जैव प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे या कोई भी प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे तो वहाँ फार्मर की बात जरूर करेंगे, ध्यान रखना है। कृषि की बात जरूर करेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ सच बताऊँ तो ये यूनिट यहाँ से नहीं मिलती है, यूनिट नंबर 3 से, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलता है, लेकिन मैंने बताया बस इसलिए देखा कृषि की बात है, किसान की बात है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ जोड़ा है। ठीक है, तो इस पे भी सतर्क रहना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 2020 में आया, धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने हेतु कौन से प्रमुख कारण उत्तरदायी? मैंने क्या बोला, धान गेहूं के अलावा इनको कुछ नहीं मिलता। बार बार इसे पूछते हैं या मोटे अनाज पे पूछेंगे, गन्ना पूछ लेंगे, कपास पे पूछ लेंगे, बस। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना मैं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा डीप में जाना है। इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली के सुधार में उपायों को सुझाइए। ठीक है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इन दोनों में सफल बन रहा है। धान गेहूँ प्रणाली जो हमारी है उससे उत्पादन तो बढ़ रहा है ना, जब उत्पादन बढ़ रहा है तो और क्या सुधार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको सोचिए, ऐसे ऐसे सवाल हैं, 2020 250 शब्द में लिखना था। चलिए अगली क्वेश्चन है 2020 का ही एक सवाल है, भारत में कृषि आपदाओं के परिवहन व विपणन में मुख्य बाधाएं क्या है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, कृषि उत्पादों के परिवहन व विपणन में मुख्य बाधाएं क्या हैं? मैंने अब क्या पढ़ लिया था, आपदाओं, दिमाग कहाँ रहता है। भारत में कृषि उत्पादों में परिवहन और विपणन की मुख्य बाधाएं। अब ये क्वेश्चन एकदम फ्लैट है, एकदम सीधा आया तो आप 10 नंबर, जितना बेहतर ढंग से आप इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे 10 में उतना नंबर खींचोगे। नहीं तो आसान है, आसान तरीके से लिख के चले जाओगे तो आसान नंबर ही मिलेगा। अच्छे से लिखोगे, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से लिखोगे तो उतना ही ज़्यादा नंबर गेन करोगे। ठीक है, याद रखना यूपीएससी में जब भी कोई चीज़ आसान दिखे तो उसको प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो बस वो आसान तरीके से ही निकल जाएगी। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। 2020 का एक सवाल और है, लिखा है रिक्तीकरण परिदृश्य मतलब डिप्लेटिंग सिनेरियो में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार का उभार। अच्छा सच बताइएगा, ये वही क्वेश्चन नहीं है जो अभी हम लोग पढ़ के आए थे 2019 में, जल प्रतिबलित क्षेत्रों में जहाँ जल की कमी है तो वहाँ पे राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना कैसे सुविस्तार कीजिए, स्पष्ट कीजिए। वही सवाल फिर एकदम स्पष्ट नहीं आ गया कि जहाँ पे पानी की कमी है तो विवेक जल कैसे करें, उनका भंडारण कैसे करें, सिंचाई प्रणाली में क्या लाएं, कौन सी सुधार करें, उसी को पास जाइए। तो वही वाली बात तो हुई सेम टू सेम, बस नाम बदल के, ऑप्शन बदल के, क्वेश्चन बदल के यूपीएससी ने पूछ लिया है। बताइए, है ना। चलो अगला है, फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकी फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान कर सकती है? 2021 का सवाल था। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या है, फसल विविधता, याद करिए फसल विविधता के बारे में यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है ना। अगर हम देखें कि जिसमें
गेहूं प्रणाली के बारे में तो पूछा ही। अगर विविधता की बात करें तो है ना, ससन पटर्नों में किस प्रकार परिवर्तन किया जाए, है ना, मोटे अनाजों को लाओ, विविधता लेकर आइए। यहाँ देखिए, ये जब हम लोग किए थे तो क्रॉपिंग डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मिला है हमें, ध्यान रखना। तो फसल विविधता पे चीज़ें अच्छी, बहुत अच्छे तरीके से हमें तैयार करना है। ठीक है, फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान कर सकती है प्रौद्योगिकी, कि हम कैसे बहुत सारे कर सकते हैं। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत। 2021 250 शब्द में लिखना था। 2021 में एक सवाल और आया था, वही सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी जल संकट पे। देखिए, जल संकट पे फिर क्वेश्चन आ गया, और हर बार आप ना, जितने भी बार ये आए हैं जल संकट पे क्वेश्चन, सूक्ष्म सिंचाई तो आप लिखते ही लिखते और बताते कि सर ये बहुत अच्छा तरीका है ना। लेकिन इस बार सीधा क्वेश्चन उसी पे पूछ लिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार देखा जाए तो जो सिंचाई के बारे में है बहुत ज़्यादा यूपीएससी घुस नहीं रहा है, लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बहुत डीप में जा रहा है। ठीक है, जल में वो ज़्यादातर ये पूछ रहा है जल का अभाव है तो क्या करेंगे, और सिंचाई में वो जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक पूछ रहा है। फसल विविधता के बारे में अच्छे सी बात करनी है हमें। अब ये क्या डिसाइड कर रहा है भाई, ये सिलेबस डिसाइड कर रहा है। पिछले 8 सालों में 2016 से 22 तक, है ना भाई, 16 17 18 19 20 21 22, 7 साल। अब इन 7 सालों में यूपीएससी ने क्या क्या पूछा आप देख ही रहे हैं, उसी से हम डिसाइड करेंगे, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 2022 क्या क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं। ओके, है ना, फिर से वही बात, विपणन की चुनौतियों पे बात करना है बस। 10 नंबर का सवाल नहीं है, ध्यान रखना, ये 15 नंबर का सवाल है, 250 शब्द में लिखना है 2022। ठीक है, विपणन पे बात करेंगे, चिंता नहीं करने की है। चलिए आगे, समेकित कृषि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब ये क्या है सर, नई प्रणाली आ गई ना, मैं कह रहा हूँ प्रणाली पे वो घुस रहा है, बार बार एक नई प्रणाली निकाल के ला रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी प्रणालियाँ रही हैं, है ना, उन सब प्रणालियों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी चर्चा में रही हैं पिछले 2 साल में, पूरे पे चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह लाभदायक कैसे बन सकती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें एक ही खेत में कई चीज़ें उगाते हैं हम लोग। ठीक है, आजकल चल ही रहा था वो मामला, याद करिए, यूपीएससी ने उस पर क्वेश्चन पूछ लिया, अगली बार क्या पता इससे एक कदम आगे बढ़ जाए। तो अगर हम बात करें किसकी बात करें भाई, अगर हम लोग बात करें इन 5 पॉइंट में, हमें इस पे 2 क्वेश्चन मिले, ई प्रौद्योगिकी पे 2 क्वेश्चन मिले, इस पे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिले, इस पे 1 से 2 3 क्वेश्चन मिले। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मुख्य पैटर्न पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद मार्केटिंग, और उसके बाद ई प्रौद्योगिकी है कि नहीं। ऐसे ही सिलेबस डिसाइड होगा और ऐसे ही हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, तो मुझे लगता है सिलेबस अच्छे से हो गया। अब कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना इन क्वेश्चंस को एज इट इज़ नोट्स कर लीजिएगा, एज इट इज़ नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3 बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि, और कृषि के बारे में ना, अपने देश जब आज़ाद हुआ वहाँ से लेके अभी तक की पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से जानेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले कृषि, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुख्य फसलें और देशों में फसलों का क्या पैटर्न रहा और अभी क्या स्थिति है, कृषि की वर्तमान स्थिति और अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा कृषि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। जीडीपी में हिस्सेदारी लगभग 20% है 2020 और 21 के जो सर्वे थे उसके मुताबिक। ठीक है, आगे, जो भारत का खाद्यान्न है, भारत का खाद्यान्न उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, जिसमें गेहूं, चावल, दालें, गन्ना, कपास जैसी मुख्य फसलें शामिल हैं। ठीक है, आगे, भारत की कृषि उपज यानी प्रति हेक्टेयर जमीन उत्पादन की मात्रा चीन, ब्राज़ील, अमेरिका जैसे देशों की तुलना में कम है।
इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको भी उतना ही खेत दिया गया 1 हेक्टेयर, उतना ही चीन वाले को दिया गया, उतना ब्राज़ील वाले के, उतना ही अमेरिका वालों को। तो ये पता चल रहा है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना अमेरिका वाला भी कर रहा है, उतना ब्राज़ील वाला, उतना चीन वाला भी, लेकिन उत्पादन हमारा सबसे कम है। क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर हम बात करेंगे। क्या पता यूपीएससी यही अगला सवाल पूछ ले कि प्रति हेक्टेयर में ऐसा क्या कारण है कि भारत की कृषि में उपज प्रति हेक्टेयर जमीन की तुलना में अन्य विकसित देश जैसे चीन, ब्राज़ील या अमेरिका की तुलना में कम है। चर्चा कीजिए। बन गया ना सवाल। अब ये जो सवाल बन गया भैया, इसको कैसे हैंडल करोगे, थोड़ा बहुत डेटा देना पड़ेगा तो बताओगे हाँ ये सही बात है। जैसे चावल, और उसकी कमियां भी बताओगे, उसको दूर भी कैसे करेंगे ये भी बताओगे। ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ चावल की। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, चावल का उत्पादन टन प्रति हेक्टेयर, मतलब 2, 4, 6, 8 और 10 टन प्रति हेक्टेयर में। भारत क्या कर रहा है, लगभग 4 टन के आसपास 1 हेक्टेयर में उत्पादित कर रहा है। वहीं ब्राज़ील की बात करें तो वो 5.5 के ऊपर है। चीन की बात करें तो वो 6.5 के आसपास है, और अमेरिका की बात करें तो वो 8.5 के आसपास है या 9 के आसपास है। ये डेटा कहाँ का है, ये डेटा है संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि जो संगठन है उसकी बात है, वहाँ से ये डेटा लिया गया है। अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये डायग्राम बना के आओगे, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ चावल का लिया तो चावल में ये बातें हैं, इसी तरह दाल में भी है, इसी तरह गेहूं में भी है। ठीक है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, यहीं से आपका क्वेश्चन खुल जाएगा और क्या करेंगे आप बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत बेहतर ढंग से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस यूनिट को एज इट इज़ नोट्स बनाइएगा, ध्यान रखिएगा पीडीएफ में नहीं दूंगा टेलीग्राम पे अभी। रीज़न क्या होता है, आपको पीडीएफ मिल जाती है तो आप पढ़ते नहीं हैं, क्लासेस नहीं करते हैं। तो क्लासेस करना बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से एज इट इज़ नोट्स करिएगा। कल फिर एक नया सेशन आएगा, उस पर बात करेंगे। एक बात और, अगर ऐसे में दिक्कत है ना, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, विश्वास करिए बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मस्ट है। 2023 में सपना है तो कुछ करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, थैंक यू।